नमस्कार, आप देख रहा है इंडिया। मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 दिन लगातार बुलडोजर की कार्रवाई की गई। एक अवैध मार्केट कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया और बताया जा रहा है कि इस मार्केट कॉम्प्लेक्स पर 35 साल से विवाद चल रहा था। अब कोर्ट के आदेश के बाद इस पर कार्रवाई की गई है। हालांकि इस कार्रवाई के बाद कई व्यापारियों और दुकानदारों की आंखों में आंसू थे। दो दिन बुलडोजर एक्शन, गिराया गया मार्केट कॉम्प्लेक्स, पूरी इमारत हो गई खंडहर। मेरठ में चला बुलडोजर। मेरठ में 35 साल पुराने इस कॉम्प्लेक्स में करीब 22 दुकानें ढहाई जानी थी। कॉम्प्लेक्स का कुछ हिस्सा शनिवार को गिरा दिया गया, बाकी की कार्रवाई रविवार को पूरी कर दी गई। जिस जगह पहले एक मार्केट कॉम्प्लेक्स था, वहां आज मलबा पड़ा हुआ है। दुकानें टूट चुकी है। जो धूल का गुबार उठा, उस पर पानी की बौछार की गई है। शनिवार सुबह 11:30 बजे प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी। सुरक्षा के लिए कई थानों की फोर्स और पीएसी को तैनात किया गया। ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई। कॉम्प्लेक्स 228 वर्ग मीटर में बना था। बताया जा रहा है कि ये जमीन काजीपुर के वीर सिंह के आवास के लिए आवंटित हुई थी। हालांकि 1990 में विनोद अरोड़ा नाम के व्यक्ति ने पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल कर यहाँ अवैध रूप से कॉम्प्लेक्स बनवा लिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आदेश दिया था कि इस कॉम्प्लेक्स को 3 महीने के भीतर खाली कराया जाए और आवास विकास परिषद के तहत ध्वस्त किया जाए। इस कॉम्प्लेक्स का विवाद काफी पुराना है। सेंट्रल मार्केट कॉम्प्लेक्स 666/6 का मामला पिछले करीब 35 सालों से कानूनी और प्रशासनिक बहस का केंद्र बना हुआ था। ये सामने आया कि योजनाओं की आड़ में अवैध निर्माण हुआ। उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद ने 1978 में शास्त्री नगर गृहस्थानम योजना संख्या 3 और 1983-84 में स्कीम नंबर 7 लॉन्च की थी। इन योजनाओं में सेक्टर 1 से 13 शामिल थे, जहां लोगों की जरूरतों को देखते हुए दुकानों और बाजारों की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसी सहूलियत की आड़ में कई लोगों ने भू उपयोग परिवर्तन कर आवासीय भूखंडों पर अवैध रूप से दुकानें, शोरूम और कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए। सेंट्रल मार्केट विवाद की नींव 2012 में तब पड़ी जब आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने आवास विकास परिषद से सेंट्रल मार्केट की वैधता की जानकारी को लेकर मांग की। जवाब मिला, परिषद के रिकॉर्ड में सेंट्रल मार्केट नाम से कोई मौजूद मार्केट नहीं है। इसके बाद लोकेश खुराना ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की, जिससे ये मामला तेजी से आगे बढ़ा। मार्केट का मामला हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके निर्माण को लेकर सवाल उठाए गए। आवास विकास परिषद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की। दिसंबर 2014 में हाई कोर्ट ने न केवल अवैध दुकानों को जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए, बल्कि 2 महीने के भीतर सभी अवैध निर्माणों को गिराने के आदेश भी दिए। व्यापारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जहां से उन्हें अस्थायी राहत यानी स्टे मिल गई। करीब 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि कॉम्प्लेक्स संख्या 666/6 सहित सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाए। इसमें 21 दुकानें थी जी, 661/6 भवन है उसमें। ये अभी आगे का हिस्सा बचा हुआ है, इसको भी अभी गिरेगा ताकि यूजेबल ना रहे। मतलब आज रात को भी कार्रवाई? जी पूरी रात कार्रवाई चली? नहीं, अभी 2 घंटे में हो जाएगा। सर, इसको आदेश जो है पूरा जमींदोज करने का आदेश है या किसी स्थिति में इसका कोई नक्शा पास नहीं था, इसलिए सारा ही टूट रहा है। कॉम्प्लेक्स गिराने की ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई। मेरठ में इस मामले को लेकर गुस्सा भी है और ये आवाज भी उठ रही है कि काश इस अवैध कॉम्प्लेक्स से पहले आवास विकास के लापरवाह अफसरों के घर पर बुलडोजर एक्शन होता तो शायद बात ही कुछ और नजर आती और एक बड़ा मैसेज भी जाता। हालांकि इस कार्रवाई के बाद लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। कारोबारी अपनी दुकानों के सामान के सामने बैठकर फूट कर रोने लगे। कुछ ने कहा कि आखिरी बार अपनी दुकान देख लेने दीजिए। जब हमने यहाँ 89 में दुकान ली तो हमने रेंट पे ली थी। उसके बाद हमने धीरे धीरे करके यहाँ प्रॉपर्टी खरीदते रहे।
जैसे जैसे व्यापार बढ़ता रहा, और अब इस उम्र में आकर के जो रेंट आता है वो हमारी एक तरीके की पेंशन थी, जिससे हम हस्बैंड वाइफ दोनों अपना घर बसर करते थे। बस खत्म हो गया, अब तो यहाँ खत्म ही होगा, अब तो सब कुछ हमारे यहाँ क्या बचा अपना। बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ाई होगी, क्या होगा। हमने कोई अपराध थोड़े किया, 35 साल दिए और क्या मिला, मिट्टी कर दी हमारी। हम अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। वैसे यहीं बैठे हुए हम क्या करें बताओ, सारी जिंदगी 35-40 में लगा दिया, अब इस उम्र में हम कहाँ जाके किसके आगे हाथ जोड़ेंगे, किससे भीख मांगेंगे हम। कुछ बचा ही नहीं है तो बताएं क्या आपको, क्या करा है गवर्नमेंट ने हमारे लिए। जिस गवर्नमेंट को हमेशा से वोट देते आए हैं, क्या किया, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने हमारा। जिसकी चीज़ जाती है उसे दुख तो होता ही है। अब 35-40 साल से वो यहाँ बैठे हुए हैं, समझा, एक एक पैसा करके उन्होंने कर्जा लेके करा है, और सब कर्जा भी लेके करे, सब कुछ मेहनतें करी हैं, अब वो तो सब मिट्टी में मिल गया। लंबी कानूनी लड़ाई, आरटीआई खुलासों और अदालती आदेशों के बाद आखिरकार मेरठ का ये करीब 35 साल पुराना निर्माण विवाद अब अपने अंजाम की ओर बढ़ा। बुलडोजर एक्शन हुआ और जहां कॉम्प्लेक्स था वहां मलबे का ढेर है। मेरठ से सनूत शर्मा, एनडीटीवी इंडिया की। 35 साल पुरानी मार्केट अब मलबे में तब्दील हो गई है। एक अफसोसनाक तस्वीर यहां पर थी, लेकिन कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक ऐसा गैंग काम कर रहा है जो लोगों का अकेले में गला दबाकर उनसे लूटपाट करता है, और अब बदरपुर इलाके में एनकाउंटर हुआ है। इसमें इस गैंग का एक बदमाश गिरफ्त में आया है। उम्मीद की जा रही है कि इसके जरिए इस गैंग के दूसरे लोगों पर जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। वो अंधेरे में आते, अकेले जा रहे शख्स को रोकते, गला दबाकर उसे डराते, फिर सामान लूट कर फरार हो जाते। राजधानी दिल्ली के बाहरी इलाकों में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो सुनसान जगह पर राहगीरों का गला दबाकर कुछ ही सेकंड में मोबाइल, कैश और दूसरा सामान लेकर फरार हो जाते हैं। दिल्ली की सड़कों पर गला घोटू गैंग का खौफ बढ़ गया है। ऐसी एक घटना हुई 22 अक्टूबर को। पुल प्रहलादपुर इलाके में स्कूटर पर जा रहे एक डिलीवरी बॉय को रोककर उससे लूटपाट होती है। इसका सीसीटीवी भी सामने आया। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे दो लोग लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस घटना का संज्ञान खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किया था और एसएचओ को लाइन हाजिर भी कर दिया गया था। अब दिल्ली पुलिस एसटीएफ की टीम ने एक एनकाउंटर किया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। इसका नाम हिमांशु बताया जा रहा है। इस पर आरोप है कि इसने अपने साथी के साथ मिलकर 22 अक्टूबर को पुल प्रहलादपुर इलाके में डिलीवरी बॉय का गला दबाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ये आरोपी हिमांशु और उसके साथी जो है वो लगातार साउथ ईस्ट इलाके में अंजाम दे रहे थे। और इस पूरे मामले की बात करें तो 22 अक्टूबर के रोज जो घटना डोमिनोज डिलीवरी बॉय के साथ हुई, जिसमें पहले उसका गला चोक किया गया और उसके साथ बाद में लूटपाट की गई, तो इस घटना का संज्ञान खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने लिया था और इस घटना में प्रहलादपुर एसएचओ को भी लाइन हाजिर किया गया था। और जिसके बाद अब साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसटीएफ टीम ने आरोपी हिमांशु का एनकाउंटर किया और उसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया है। गला घोटू गैंग ने पिछले कुछ समय में दिल्ली में कई वारदात को अंजाम दिया है। इनकी करतूतों के कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इस गैंग के लोग किसी शख्स का गला पीछे से इतनी तेजी से दबाते हैं कि वो बेहोश सा हो जाता है। इस दौरान गैंग का दूसरा शख्स लूटपाट को अंजाम देता है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौकाए वारदात से फरार हो जाते हैं। ये गैंग सुनसान इलाकों में राहगीरों को निशाना बनाता है। अगस्त के महीने में भी दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। अब एक और सदस्य पकड़ा गया है। ये जानने की कोशिश हो रही कि गैंग के बाकी सदस्य कौन कौन हैं और वो कहां-कहां सक्रिय हैं। दिव्यांकर तिवारी, दिल्ली, एनडीटीवी इंडिया। और गुरुग्राम से अभी की एक बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर सरधनिया की गिरफ्तारी हुई। विदेशी गैंग को ये ऑपरेट कर रहा था। बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर सुनील सरधानिया ने फायरिंग करवाई थी। प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या में भी सुनील सरधानिया का हाथ था। हाल ही में सेक्टर 45 में एमएनआर बिल्डर के दफ्तर के बाहर भी सुनील सरधानिया के गुर्गों ने फायरिंग की थी। सुनील सरधानिया पर फिरौती, हत्या के प्रयास समेत कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। बीते लंबे समय से गुरुग्राम पुलिस को सुनील सरधानिया की तलाश थी।
पकड़े जाने के बाद सुनील सरधानिया माफी मांगते हुए दिखा और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है। मैं सुनील सरधाना पिछले 15-20 सालों से अपराध की दुनिया में हूँ और मेरे ऊपर 15-20 मुकदमे दर्ज है हत्या और हत्या के प्रयास के। मैंने इस लाइन में देखा कि इसमें कुछ नहीं है। आप सभी नौजवान साथियों से निवेदन है कि आप अपने घर रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी अपराधी के कांटेक्ट में ना रहें। वो आपका इस्तेमाल करके आपको छोड़ देंगे, बाद में पछताओगे। तो आप अपने घर रहें, घर सबसे सही है। और उत्तर प्रदेश पुलिस इन दिनों गो तस्करों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है। मुजफ्फरनगर हो या फिर गाजियाबाद, पुलिस गो तस्करों को मुठभेड़ के बाद दबोच रही है और पकड़े गए लोगों के पास से हथियार भी मिले हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन मोड में है। इन तस्वीरों में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन पर गौ तस्करी का आरोप है और पुलिस ने इनके पास से काफी कुछ बरामद किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्करी करने के फिराक में हैं लोग। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, आरोपियों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई में आरोपियों के पैर में गोली लगी। दो गौ तस्करों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। एक अन्य गौ तस्कर को भी पकड़ा गया। वहीं एक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया, जो कि थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। थाना भोपा पुलिस को शाम के समय सूचना मिली थी कि कुछ गौकश क्षेत्र में गौकशी की योजना बना रहे। उसी के क्रम में भोपा पुलिस द्वारा शाम से ही चेकिंग और गश्त करी जा रही थी इलाके में। अभी रात के समय में गश्त के दौरान कुछ संदिग्ध गतिविधि बेड़ा थ्रू के जंगल में दिखाई दी। उसी सूचना पे पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि बेड़ा थ्रू के जंगल में 5-6 आदमी एक गाय को बांध के गौकशी की तैयारी कर रहे थे। तो पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा और अपने आप को पुलिस से घिरता देख उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग करी। उसमें 2 बदमाश घायल हुए और कुछ मौके का फायदा उठाकर भाग गए, जिसमें से एक बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार करा गया। मुजफ्फरनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति गौकशी करने के फिराक में हैं। पुलिस ने सूचना पर संज्ञान लेते हुए जंगल में चेकिंग शुरू कर दी। जहां जंगल में एक गाय को बांध कर रखा गया था, गौकशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान इकबाल और नफीस के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। जो 2 बदमाश घायल हुए हैं उसमें एक मनसाद है और एक शादाब है और तीसरा जो कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया वो जीशान है। और इनमें एक जो मेहरबान है, जो थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, वो मौके का फ़ायदा उठा के भाग गया और 2-3 और अन्य साथी हैं उसके, उनके बारे में भी जानकारी की जाएगी, वो भी फरार है। गौ तस्करों से क्या बरामद हुआ? एक जिंदा गाय, 315 बोर के 2 तमंचे, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस, गौकशी के उपकरण। मौके से गाय बरामद हुई और गौकशी के लिए जो उपकरण प्रयोग करते हैं वो सब बरामद हुआ है। तमंचे बरामद हुए हैं, कारतूस, खोखा, ये सब बरामद हुआ है। थाना क्षेत्र के गांव जलालपुर में खेतों में आधा दर्जन से अधिक गाय की गौकशी की गई थी। अब शनिवार देर रात थाना मुरादनगर पुलिस की गौकश के गैंग के साथ मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और उसके 2 अन्य साथी पकड़े गए हैं। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। यहाँ भी पुलिस को गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। गौकशी करने वाले एक गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई और उसके 2 साथी पकड़े गए। इस पूरे गैंग ने करीब 1 सप्ताह पहले 8 गाय की गौकशी की। गौकशी करने के बाद ये दिल्ली ले जाकर उसको बेचते थे। मुरादनगर इलाके में बदमाशों ने इस गौकशी को अंजाम दिया था। पुलिस मुठभेड़ में हनीफ नाम का आरोपी घायल हो गया है और उसके 2 साथी हबीब और इकरार गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से तमंचा, कारतूस और गौकशी का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार, गौकशी के औजार और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस इनके बचे हुए साथियों की तलाश सरगर्मी से कर रही है। तो पुलिस फिलहाल गौ तस्करों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है। योगी सरकार पहले से इस मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है और इसी कड़ी में कार्रवाई लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
गुरुग्राम एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लखविंदर सिंह लखा को एसटीएफ हरियाणा लेकर आई है। अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया लखविंदर लखा हरियाणा, पंजाब समेत अन्य राज्यों में लखविंदर सिंह लखा के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई अनमोल बिश्नोई का करीबी है लखविंदर सिंह लखा। विदेश में बैठकर भारत में फायरिंग, हत्याएं और फिरौती की वारदातों को वो देता था अंजाम। एसटीएफ अब लखविंदर सिंह लखा से पूछताछ करने में जुटी हुई है। यही बोल रहा है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर और आगरा की, जहां पर आग ने आतंक मचा दिया है। आगरा में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई है और कानपुर में एक तेल के गोदाम में आग की लपटें फैल गई हैं। ये तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं। यहाँ देर रात कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग का विकराल रूप देख लोग भयभीत हो गए। कबाड़ गोदाम में आग कैसे लगी इसका कारण स्पष्ट नहीं है, पर आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी होगी। कबाड़ गोदाम से उठती आग की ऊंची ऊंची लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। ये घटना आगरा के आजम खान इलाके की है। वहां अचानक से एक कबाड़ गोदाम से आग की तेज लपटें उठने लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। कबाड़ गोदाम से आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर से ही दिखाई दे रही थीं। आसमान आग की लपटों से लाल हो गया था। पूरे इलाके में आग का धुआं फैल गया, जिससे स्थानीय लोग परेशान हो गए। कबाड़ गोदाम में लगी आग से बड़े नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। यह घटना करीब रात 11:30 बजे की है। भीषण आग की सूचना तत्काल पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। मौके पर स्थानीय पुलिस और दमकल की गाड़ी पहुंच गई। आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। कड़ी मेहनत और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। कबाड़ गोदाम में आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी होगी। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां महाराजपुर के एक मोबिल ऑयल के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने विकराल रूप ले लिया। मोबिल ऑयल के गोदाम में खड़ा एक ऑयल टैंकर आग की चपेट में आ गया और जलकर खाक हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गोदाम में भारी मात्रा में ऑयल का भंडार था, जिसकी वजह से आग ने इतना विकराल रूप ले लिया। गनीमत रही कि इस घटना में न कोई घायल हुआ है और न ही किसी के हताहत होने की कोई खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस स्टेशन के बाहर जुटी भीड़ ने पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया। इस हमले में एक दारोगा, महिला सिपाही समेत कुल 7 से 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आपको बताते हैं कि क्या था ये पूरा मामला। ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर ही पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले में एक दरोगा, महिला सिपाही समेत कुल 7 से 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दरअसल ये भीड़ इसलिए भड़क गई थी क्योंकि पुलिस ने एक सफाई कर्मी की मौत के मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। भीड़ में महिलाएं आगे थीं और इसी का फायदा उठाकर थाने के बाहर पुलिस कर्मियों पर हमला हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
ये घटना लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में शनिवार दोपहर हुई थी। इस विवाद को बढ़ता देख पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस ने मौके से 9 लोगों को हिरासत में भी लिया है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल के अनुसार थाना दिवस होने के कारण कई अफसर थाने पर मौजूद थे। हिरासत में लिए गए लोग पुलिस पर हमले में शामिल थे। इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी जानकारी मिली है कि दिवाली की रात को सफाई कर्मी अरुण कुमार अपने घर वालों को ये बात बताकर निकलते हैं कि आज ऑफिस के लोगों ने पार्टी रखी है, वहीं जाऊंगा, देर रात तक वापस लौट आऊंगा। लेकिन रात भर अरुण जब घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। अरुण के दोनों बेटों ने अरुण की गाड़ी को एक गेस्ट हाउस के बाहर पार्क देखा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच शुरू की। लखनऊ पुलिस ने सूचना पाकर मौके पर जाकर देखा तो कमरे में अरुण बेड पर बेसुध पड़े हुए मिले। उनके बगल में उनका एक पड़ोसी और दोस्त विकास भी था। बाद में अरुण की मौत की पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम में अरुण की मौत पर कुछ खास निकल कर नहीं आ सका, जिसके बाद विसरा प्रिजर्व कर दी गई। सफाई कर्मी अरुण की मौत के मामले में उसके साथी विकास को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया था और उसे छोड़ देने पर ही ये सारा विवाद हुआ। अब देखना होगा पुलिस प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अरुणाचल प्रदेश के नामसाई से एक उल्फा 1 का उग्रवादी गिरफ्तार हुआ है। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। नामसाई से उल्फा आई का उग्रवादी गिरफ्तार किया गया है। अरुणाचल पुलिस और असम राइफल्स का ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। काकोपाथर सैन्य शिविर में शामिल था गिरफ्तार उग्रवादी। सुरक्षा बलों ने उसके पास से एक MQ राइफल, एक बोतल ग्रेनेड और एक राइफल ग्रेनेड बरामद किया है। और अब बात मुंबई की, जहां पर एक ऐसी वारदात हुई है जो दहला देने वाली है। ब्रेकअप के बाद एक शख्स ने अपनी पूर्व प्रेमिका पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद उसने खुद की गर्दन पर भी चाकू चला दिया और इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें हंगामा दिख रहा है। लोग किसी तरह लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आरोपी लगातार हमला करता जा रहा है। पूर्व प्रेमिका पर चाकू से हमला। लोग बचाने की कोशिश करते रहे, आरोपी चाकू मारता रहा। यह घटना मुंबई के भायखला इलाके की है, जहां शुक्रवार को हंगामा मच गया। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। एक नर्सिंग होम के अंदर एक शख्स लगातार एक युवती को चाकू मार रहा है। लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं। बाहर हंगामा मच गया। अंदर से लड़की के चीखने की आवाजें आ रही हैं। बाहर लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे डंडे से मारकर लड़की को छुड़ाने की कोशिश हो रही है। काफी मेहनत के बाद खून में लथपथ लड़की को बाहर निकाला गया। वहीं उस पर हमला करने वाला शख्स भी खून में लथपथ था। दोनों की सांसें उखड़ रही थी। ये सामने आया है कि दोनों पूर्व प्रेमी थे। लड़का और लड़की के बीच करीब 2 हफ्ते पहले ब्रेकअप हुआ था। पुलिस के मुताबिक घटना काला चौकी इलाके में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे हुई। आरोपी सोनू बरई ने लड़की को मिलने बुलाया था। जैसे ही लड़की आई, सोनू ने उस पर 2-3 बार चाकू से वार किया। घायल लड़की जान बचाने के लिए भागी और पास के नर्सिंग होम में घुस गई। सोनू ने पीछा किया और वहां भी उस पर चाकू से हमला किया। वहां मौजूद लोगों ने लड़की को बचाने की कोशिश की। लोगों से घिरता देख सोनू ने अपना गला भी काट लिया। ज्यादा खून बहने से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल लड़की को JJ अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन लड़की की भी मौत हो गई। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों कुछ समय से रिलेशनशिप में थे, लेकिन 2 हफ्ते पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया था। आरोपी को शक था कि लड़की का किसी और के साथ अफेयर हो गया है।
इसी वजह से जब लड़की मिलने आई तो पहले दोनों में बहस हुई। आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, फिर चाकू से हमला कर दिया। जब लड़का नर्सिंग होम के अंदर चाकू से लड़की को मार रहा था तो भाईखला ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले अनमलदार किरण सूर्यवंशी ने किसी तरह लड़की को बाहर तो निकाल लिया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। फिलहाल पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अक्टूबर में 10 दिन के अंदर चलती हुई बस में आग लगने की 2 बड़ी दुर्घटनाएं हो गई हैं। कुरनूल और जैसलमेर दोनों जगह पर कई लोगों की मौत हुई है। लखनऊ, पुणे समेत कुछ और जगह पर भी बसों में आग लगी है। चलती हुई बस में अचानक आग लगना बहुत ही खतरनाक है। इसको लेकर भी एनडीटीवी की टीम ने एक रियलिटी चेक किया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। अक्टूबर में 10 दिन के अंदर चलती बस में आग लगने की 2 बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बल्कि देश के कई शहरों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लखनऊ या कुरनूल आखिर एक के बाद एक ऐसे भयानक हादसे क्यों हो रहे हैं, ये सवाल सभी के मन में। महाराष्ट्र के पुणे शहर में इंदापुर बस डिपो में रविवार तड़के कुरनूल बस त्रासदी जैसा ही एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। धाराशिव पुणे मार्ग पर चलने वाली एक एसी बस अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई, जिसके कारण बस में सवार करीब 50 यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि सभी यात्री समय पर बस से बाहर निकल आए और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। ये घटना रात करीब 2:10 पर हुई, जब बस डिपो के स्टॉप नंबर 11 पर खड़ी थी। अचानक आग लगने के बाद देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग लगते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि सभी ने किसी तरह बस से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। किसी भी यात्री को चोट नहीं आई, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग इतनी तेज थी कि अगर यात्रियों को बाहर निकलने में थोड़ी भी देरी होती तो एक बड़ा अनर्थ हो सकता था। ऐसी जानकारी मिल रही है कि फ्यूल लीक होने की वजह से बस में अचानक आग लग गई थी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक स्लीपर बस में अचानक आग लगी। आग लगते ही बस में बैठी सवारियों में भगदड़ मच गई। हादसे को देख खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़ पड़े और बस में सवार लोगों को बाहर निकाला। बस इंदौर जा रही थी। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंच गई, जिन्होंने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि किसी की जान इस हादसे में नहीं गई। प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया। कहाँ से आ रही है आप? मेरा समझ रही है ये आपकी पत्नी है? हाँ, अर्चना साहब। आपका भी सामान जल गया उसमें? मोला सामान पूरा सामान लेगा इसमें। कितना सामान? 30-40 हजार रुपया का वाइट है। इंदौर जा रहे थे वो का कपड़ा लाए दी बाबा ले गया मैं सब कदवाए थे। हां कदवाए से कम 10-15 हजार का सामान था हमारा। गेहूं सारा सामान रखा था, कपड़े लत्ते। हाँ सब जल गया। आपका भी सामान था? हाँ सर, मेरा भी सामान था। चार्जर था, 1000 रुपये पड़े थे और 6-7 जोड़ी कपड़े थे और कम्बल था और कुछ नहीं था। सवारी भी बहुत थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। कैसे आग लगी इसमें आपके साथ? आग ऐसे लगी है कि पहले फेल बेल्ट टूटा, ड्राइवर ने ध्यान नहीं किया, उसके बाद उसका वो फटा फिल्टर, नीचे आग लगी। आग लगने के बाद इनने बुझा नहीं पाई। वो सिलेंडर क्या बोलते उसका वो भी नहीं था। मौके पर सभी पूरी टीम यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, नगर पालिका की टीम, फायर ब्रिगेड सब पूरी तैनात है, पुलिस का मुतला तैनात है। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी भी तरह की कोई जनहानि की घटना प्रकाश में नहीं आई है। कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। आप देखिए इस बस के अंदर वो गैस सिलेंडर भी कई इसमें मौजूद नजर आ रहे हैं। वो गैस सिलेंडर है जो इसके बस के अंदर अभी भी कई में गैस सिलेंडर मौजूद है और कई में लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि कई में सिलेंडर रात को नष्ट भी हुए हैं। हादसे में बचे एक शख्स ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि बस ने बाइक को टक्कर मारी थी और उसके बाद बाइक घसीटती हुई आगे चलती गई, जिससे पेट्रोल टैंक फट गया और आग लग गई। 2:30 बजे रात में तो हम लोग बस में जा रहे थे। एकदम बस एक्चुअली बाइक को ठोकर बस ने बाइक नीचे फंस गई थी। थोड़ा ड्रैग हुआ, उसमें बाइक के पेट्रोल टैंक फट गया, उसमें आग स्टार्ट हुई है। फिर बाइक से वो
बस में भी स्प्रेड हुई आग, या बस का भी डीजल टैंक शायद लीक होने लगा था, उसमें भी आग लगी। और जब आग बहुत जल्दी से लगने लगी तो लोग पीछे की तरफ भागे। हालांकि जो ड्राइवर थे वो जागृत, एक तरह से अलर्ट थे, क्योंकि गाड़ी उनके टायर के नीचे, बस के नीचे आई थी और दोनों ही ड्राइवर्स इस हादसे में बचे हैं। एक तो पुलिस के गिरफ्त में है और उनसे बातचीत हो रही है कि हुआ क्या था असल में, इस बात पर बातचीत की जा रही है। लेकिन अंदर की हालत आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा। राजस्थान में जोधपुर जैसलमेर हाईवे पर 14 अक्टूबर को एक बड़ा हादसा हो गया था। एक निजी एसी बस में अचानक आग लग गई थी, जिसमें 26 यात्रियों की मौत हो गई थी। अब इस दर्दनाक बस हादसे की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि यह हादसा बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ था। यह हादसा 14 अक्टूबर को उस समय हुआ जब एक निजी बस जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी और रवाना होने के करीब 10 मिनट बाद ही उसमें आग लग गई और 26 यात्रियों की जलकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक चलती एसी बस में आग लग गई। बस दिल्ली से गोंडा वाया लखनऊ जा रही थी। आग इतनी भयंकर थी कि धुआं दूर तक दिखाई दे रहा था। इस दौरान बस में मौजूद सभी 70 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चालक परिचालक ने काफी मशक्कत करके यात्रियों की जान बचाई। सूचना पाकर फायर कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस फिलहाल आग के कारणों का पता कर रही है। यूपी के ही ग्रेटर नोएडा में ही ऐसा एक हादसा हुआ, जहां यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में अचानक आग लग गई। यात्रियों को किस तरह से बाहर निकाला गया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। बस की छत पर रखे सामान में आग लग गई थी। गनीमत रही कि सब सुरक्षित रहे। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में भी एक बस हादसा हो गया था। एक निजी ट्रेवल बस में अचानक आग लग गई थी। हालांकि चालक और बस कर्मचारियों की सतर्कता के कारण सभी यात्रियों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई, लेकिन सभी 29 यात्री सुरक्षित थे। बस बेंगलुरु से कर्नाटक के रायचूर जा रही थी। तो हमने आपको हाल में हुए बस हादसों की अलग अलग तस्वीरें दिखाई। बस में आग लगने के हादसों में जो अहम बातें सामने आ रही हैं कि बस के दरवाजे हादसे के वक्त क्यों नहीं खुल पाते, जान बचाने के लिए लोगों को खिड़कियां क्यों तोड़नी पड़ती हैं, क्या बस को मॉडिफाई करने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, क्या बस में क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठाया जाता है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए एनडीटीवी की टीम ने एक बस में जाकर इन सभी पहलुओं पर रियलिटी चेक किया। जो दिल्ली से बसें चलती हैं, खासकर पूर्वांचल की तरफ जाती हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए एनडीटीवी की टीम आज एक बस में पहुंचेगी। और ये जो बस है, जो खासकर लंबी दूरी की यात्राएं करती है, तमाम सारे जो यात्री हैं वो इस बस का सहारा लेकर अपने घरों तक जाते हैं। ये बस कितनी सुरक्षित है, इसके बारे में हम जो पड़ताल है वो करने के लिए इस बस के अंदर आप पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सामने देख पाएंगे एक सीसीटीवी कैमरा भी जो है वो लगा हुआ है। बस के ड्राइवर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बस हम देख रहे हैं, अंदर एसी भी लगी हुई है, तमाम जो लाइटें हैं वो भी लगी हुई हैं। तो क्या बस को मॉडिफाई किया गया है या फिर किस तरह से इसे मेंटेन किया गया है? नहीं सर, बस को मॉडिफाई नहीं किया गया है। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, जो बिल्डर हैं, बस कोच बिल्डर हैं, वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से ही पूरी बसें बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अगर बात करें तो कभी अगर इमरजेंसी जैसे हालात हो जाए, आपातकालीन स्थिति हो जाए, तो फिर क्या यहाँ पर आपातकालीन द्वार जो है वो बस के अंदर हैं, या फिर किस तरह से जो आपात स्थिति में कैसे यात्री जो हैं वो अपना बचाव कर सकते हैं? सर, इसमें एक तो हमारे पास इमरजेंसी हैमर होता है हर एक सीट पे, जिससे पैसेंजर क्रैक करके ग्लास को बाहर निकल सकता है। और हमारे पास यहाँ पे इमरजेंसी गेट भी है, जिसको पैसेंजर ओपन करके इमरजेंसी सिचुएशन में उनको बाहर जा सकते हैं। पर खोल के दिखाइए कि ये आप देख पाएंगे इमरजेंसी एग्जिट जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा, और इसके ठीक ऊपर जो कैमरा है वो भी लगा हुआ है। हाल में हुए इन बस हादसों से लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रशासन को लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े नियम बनाने होंगे और उम्मीद है कि अब आगे ऐसी घटना नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कल शाम 4:15 बजे खबर है कि चुनाव आयोग की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कल देश भर में एसआईआर के पहले चरण का ऐलान किया जाएगा। कल पूरे देश में एसआईआर के पहले चरण का ऐलान होगा। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले चरण में 10 राज्यों में होगा एसआईआर, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। पहले चरण में एसआईआर पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत 5 और राज्यों में
किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अश्विनी सिंह। अश्विनी, इसके बारे में और जानकारी दें। देश भर में एसआईआर के पहले चरण के ऐलान होने की खबर इस वक्त आ रही है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस बारे में कल। जी हाँ, देखिए बिहार चुनाव के बाद से ये चर्चा चल रही थी। जब से एसआईआर का बिहार का अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद बोला गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि देश भर में एसआईआर कराया जाएगा और इसको लेकर अलग अलग चरणों में कराने की बात कही गई है चुनाव आयोग से। उन्होंने कहा कि जो पहला चरण है जिसमें करीब 10 राज्य शामिल होंगे, 5 राज्य जो जिसमें अगले साल चुनाव है, वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इसके अलावा जो छोटे राज्य खासकर यूटी की बात करें जो वो उनके हो सकता है और कुछ राज्यों में हो सकता है, जैसे दिल्ली है, उत्तराखंड है, ऐसे कई राज्य जिसमें पहले से ही इलेक्टोरल रोल की प्रोसेस को शुरू कर दिया गया है। तो माना जा रहा है कि ऐसे छोटे राज्यों को भी इसी साथ में करवाया जा सकता है। करीब 10 से 12 स्टेट्स का नाम कल के उसमें अनाउंसमेंट हो सकता है और ये अनाउंसमेंट के बाद 4 महीने करीब समय लगता है तकरीबन एक एसआईआर की पूरी प्रक्रिया कराने में। जिस तरीके से बिहार में हुआ है वो करीब 4 महीने का समय लगा है। तो उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने इस बार वो गलतियां ना हो जो एसआईआर की प्रक्रिया में बिहार में हुआ, तो उसे सीखते हुए पहले ही बड़े स्तर पर तैयारियां कर ली गई हैं। सभी राज्यों को बाकायदा 23 महीनों का समय दिया गया था, ट्रेनिंग दी गई थी किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया करानी है, खासकर इन्यूमरेशन फॉर्म भरने से लेकर किन दस्तावेजों के जरिए व्यक्ति का जो एक तरीके से उनको नागरिकता साबित करना पड़ेगा या उनको बताना पड़ेगा कि वोटर है कि नहीं। इसकी जांच और इसकी तैयारी को लेकर इलेक्शन कमीशन कई महीनों से काम कर रही थी। लगातार टीम जो इलेक्शन कमीशन की कई राज्यों में गई भी थी, वहाँ बैठक भी हुई और बैठक के बाद जब सभी राज्यों के अधिकारियों ने कहा कि वो तैयार हैं तब जाके ये कल अनाउंसमेंट होने वाला है। तो पहले चरण में 10 राज्यों में एसआईआर का ऐलान किया जाएगा और ये कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उसमें ऐलान किया जाएगा। धन्यवाद आपका अश्विनी सिंह इस जानकारी के लिए।